हेलो दोस्तों, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। पहले वीडियो में हम लोगों ने काफी एफर्ट किया, जिसमें विद्या क्वेश्चन बैंक से भी बहुत सारे क्वेश्चन को पुटअप किया गया, उसमें इन्वॉल्व किया गया, जोड़ा गया। आप अगर नहीं देखें तो पीछे वीडियो में आप बैक करके सर्च करके देख लीजिएगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस में जितनी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, इसके ऊपर पीछे डिस्कशन किया गया कि जो भी जैविक क्रियाएं जीवों में होती रहती हैं वो लाइफ प्रोसेस के अकॉर्डिंग होती है। अर्थात जितनी भी क्रियाएं हमारे अंदर होती हैं सब जैव प्रक्रम के अंतर्गत रखी जाती हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले वीडियो में मानव दांत तक अर्थात टीथ तक हमने प्रोसेस को खत्म किया था। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। मानव मुख में उपस्थित पूरे जो प्रोसेस होता है, मानव का जो मुख होता है वो उसे हम कहते हैं बक्कल कैविटी। अर्थात ये टॉपिक जो है हम लोगों का कौन सा था? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के अकॉर्डिंग था, जिसमें हम लोग माउथ के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको डायग्राम एक ड्रा किया था, वहां पे मैंने आपको समझाया था। आप समझिएगा, हम लोग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कि कम से कम हम लोगों के जो मार्क्स हैं वो 90% के आसपास हो, 90% से प्लस हो, उससे कम न हो। मैं आपके लिए एफर्ट कर रहा हूं और आप अपने लिए लगातार प्रयासरत हैं कि जो आपके जो परसेंटेज में कोई कमी ना आने पाए, जिससे आप एकदम एग्जाम में धूम मचा के रख दें। आगे बढ़ते हैं। मानव मुख की अगर बात करते हैं तो हमने बताया था कि जो मानव मुख होता है वो पूरी तरह से दो जबड़ों से कवर्ड होता है, ढका होता है। अंदर की तरफ होते हैं, जबड़े होते हैं। जितनी चीजें होती हैं उन सबको एक मिलाकर एक नाम दिया जाता है, जिसको कहते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी कहते हैं, जिसमें खास करके ध्यान रखिएगा, मानव मुख के दांत हो गए, उसके जबड़े हो गए, जीभ हो गई, ये सारी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। लार ग्रंथियां हो गई। आज हम लोग मानव दांत और लार ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। टीथ के बारे में आपको बताया गया था। मानव के जो माउथ में टीथ जो होता है अर्थात दांत जो होते हैं, वो उनका फार्मूला बताया गया था आपको कि 21-23 ह्यूमन बीइंग का बटा 21-23, और एक चाइल्ड का बताया गया था। क्या बताया गया था भाई? एक चाइल्ड का बताया गया था क्या कि 2102 बटा 2102 गुणे 2 दोनों में होगा मल्टीप्लीकेशन। मैंने आपको पीछे वाले उसमें बताया था, इस बात का ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। मानव मुख डेंटल फार्मूला के बाद एक छोटी सी टॉपिक पूछी जाती है, आपको संज्ञान में रखना कंपलसरी, ये जरूरी है कि मानव मुख में दांतों के बाद दांतों का काम समझ लीजिए, याद रखिएगा, और उसके बाद लार ग्रंथियों के बारे में। तो हम लोग पिछले वीडियो में दांत के कार्य नहीं पढ़े थे, आज दांतों के कार्य से स्टार्ट करते हैं। और दांतों के प्रकार और उसके जो है फार्मूले के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। कार्य समझिएगा। इंसाइजर जो होता है, अर्थात जिसे हम आई से डिनोट कर रहे थे, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, सॉरी, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इन सभी को वही इंसाइजर को कहते हैं कृंतक। क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं। अब कृंतक का मतलब होता है काटना। क्या करना? काटना। छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, 3 से 4 नंबर आपको प्रोवाइड करेंगे। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। क से कृंतक, क से काटना। रस। अब कैनाइन को हिंदी में कहते हैं रदनक। रदनक का काम होता है रगड़ना, अर्थात कृंतक का काम काटना और रदनक का काम रगड़ना। आसानी से याद इसलिए हो जाता है, समझिए इस बात को। आप एक फार्मूले के रूप में उसको याद कर लेते हैं, है ना। देखिए, क से कृंतक, क से काटना, र से रदनक, र से रगड़ना। इसके अलावा जो ये दो होते हैं, अग्र चवर्णक, अग्र च वर्णक और च वर्णक।
इन दोनों का काम होता है मसलना या पीसना, मसलना या पीसना। तो कार्य भी कंप्लीट हो गया। काफी छोटी छोटी पॉइंट्स, दो दो नंबर के आसपास आपसे यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें फोटोसिंथेसिस, उसका फार्मूला, उसके घटक, इसके अलावा मानव मुख, बच्चों का डेंटल फार्मूला, ह्यूमन बीइंग का डेंटल फार्मूला, या दांतों के कार्य। दो मार्क्स, नियर अबाउट 6 से 7 मार्क्स के आसपास, अगर मिलाया जाए तो 6 से 7 मार्क्स ऐसे कंटेन होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। क से कृंतक का मतलब होता है काटना, र से रदनक, रदनक का मतलब होता है रगड़ना, और अग्र चौड़क और चौड़क, हमारे पीछे के जो फ्लैट चौड़े चौड़े दांत होते हैं, वो इनका काम होता है मसलना या पीसना। अर्थात आसानी से इसको आप याद कर लीजिए, माइंड्स में सेट अप कर दीजिए, ये कभी नहीं भूलेगा। अपने तरीके से याद कर लीजिएगा बेहतर ढंग से। अर्थात चारों का नाम और उसके सामने उसका कार्य। बातें क्लियर हो रही हैं। अब बात करते हैं लार ग्रंथियों के बारे में। लार ग्रंथियां करती क्या क्या है, कहां कहां उपस्थित होती हैं, कितनी होती हैं, इन सब के बारे में, है ना। जैव प्रक्रम के अंतर्गत आज तीसरी टॉपिक के आसपास कंप्लीट की जा रही है, और ये है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, जो लार ग्रंथियां होती हैं वह 3 जोड़ी होती है मानव मुख में। कितनी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं। खास करके ध्यान रखेंगे, लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? 3 होती हैं, और लगभग 1 से 1.5 लीटर, 1.5 लीटर के आसपास एक दिन में लार का स्राव करती है। मतलब हमारे मुख में कितना लीटर बनता भैया? लार 1.5 लीटर के आसपास लार बनता है। ठीक है। लार का यह हल्की अम्लीय होती है, और इसका पीएच मान जो होता है वह 6.8 पीएच मान होता है इसका। दोनों बातों को याद रखिएगा। कितना लीटर? 1.5 लीटर के आसपास बनती है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। खास करके ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा नोट्स में अप्लाई करके रखिएगा कि लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो एकदम पूरी तरह से याद रखिएगा, और उसके कार्य भी याद रख लीजिएगा। लार ग्रंथियों में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, और ये स्टार्च अर्थात मंड का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? मंड का पाचन करता है। खास करके यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई आप बताइए कि जो मानव मुख में जो लार होती है उसमें कौन सा एंजाइम होता है? तो बाबू कौन सा एंजाइम? ये टाइलिन नामक एंजाइम होता है। टाइलिन नामक एंजाइम किस चीज का पाचन करता है मानव मुख में? स्टार्च अर्थात मंड का पाचन करता है। बातें क्लियर हो रही हैं? आप एकदम पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। टाइलिन की लार ग्रंथियों के प्रकार, है ना। टाइप्स पढ़ लीजिए। टाइप्स अर्थात प्रकार, हिंदी में लिख लीजिएगा प्रकार। मानव मुख में मैंने आपको बताया बक्कल कैविटी के आसपास 2 जबड़े होते हैं, अंदर की तरफ 2 जबड़े होते हैं, जिसमें 16 टीथ अरेंज्ड होते हैं नीचे की तरफ, और 16 टीथ ऊपर की तरफ होते हैं। डेंटल फार्मूला आपने याद कर रखा है, और जो है कि उसके बाद आपको बताया गया कि टीथ और जबड़े के बाद जो होता है वह लार ग्रंथियों का होता है मानव मुख के अंदर। यहां यही 3 पॉइंट्स घुमा फिरा के आपसे पूछते हैं आपके एग्जाम में, है ना। तो पूरी चीजों को बेहतरीन ढंग से कवर कर लेते हैं। हालांकि टाइप्स बहुत बेहतर वो नहीं आपसे पूछता है, लेकिन टाइप्स भी जानते रहिए, हो सकता है कोई ना कोई टाइप्स पूछ दे अगर पेपर थोड़ा सा टफ बन गया तो। इस बात का ध्यान रखिएगा। पहली जो होती है वह पैरोटिड ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? पैरोटिड ग्रंथि होती है। थोड़ा सा डार्क कर लिया जाए तो बेहतर लगता है। पैरोटिड
ग्लैंड होती है, दूसरी जो होती है सब लिंगुअल, और तीसरी जो होती है सब मैक्सिलरी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। पहली जो होती है पैरोटिड होती है, दूसरी जो होती है सब लिंगुअल होती है, और तीसरी जो होती है वह सब मैक्सिलरी होती है। मैक्सिलरी, तीनों का नाम याद रखिएगा बेहतरीन ढंग से कि पहली पैरोटिड ग्रंथि, यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी। सिचुएशन समझिएगा कहां उपस्थित होती है। ये हमारे कान अर्थात हमारे कपोलों अर्थात गाल के ठीक जस्ट नीचे, यहाँ फेस के पास पाई जाती है। ये पूरी दूरियों को यहां से लेकर यहां तक पूरी दूरियों को कवर करती है और ऊपर से लार का स्राव करती है। लार का पीएच मान कितना बताया गया? 6.8। कौन सा एंजाइम? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। किसका पाचन करता है? तो स्टार्च का पाचन करता है। इस बार भाई इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए कि धूम मचा दीजिए पूरी तरह से एग्जाम में, है ना। आगे बढ़ते हैं। अर्थात अगर हम टाइप्स देखें, प्रकार देखें, तो हमारी जो लाल ग्रंथियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती है या 3 जोड़ी में उपस्थित होती हैं। पहली जो होती है सबसे बड़ी होती है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरी जो होती है सब लिंगुअल होती है, अर्थात ये जिह्वा के नीचे पाई जाती है। ये जिह्वा के नीचे, यह जिह्वा के नीचे उपस्थित होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और तीसरा सब मैक्सिलरी जो होती है ये हमारे जबड़े के आसपास इस किनारों पे पाई जाती है और ये जो होता है नीचे की तरफ लिख सकते हैं जबड़े के अगल बगल उपस्थित होती है। ये कान के पास, कान के नीचे कपोलों अर्थात गाल के रीजन में अर्थात पास लिख सकते हैं, गाल के पास उपस्थित। अर्थात आपसे पूछेगा कि जो लाल ग्रंथियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो भाई 3 प्रकार की होती हैं। सभी जितनी होती हैं सब जोड़ी में पाई जाती हैं। पहला जो नाम है इसका नाम है पैरोटिड ग्रंथि। कौन सा? पैरोटिड। मेरे साथ बोलते रहिए, आपको नाम याद होता रहेगा, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, एक साथ ही आपको याद होता रहेगा। पैरोटिड ग्रंथि पहली है। दूसरी है सब लिंगुअल ग्लैंड होती है जो जीभ के नीचे पाई जाती है, और तीसरी जो होती है सब मैक्सिलरी होती है। हिंदी इंग्लिश वर्जन सिमिलर है तो आपको थोड़ा सा एफर्ट करना होगा भाई, क्रैक करना है एग्जाम को, बेहतर परिणाम पाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। इस बात का ध्यान दीजिए। फिर से मेरे साथ बोलिए, कितने प्रकार होते हैं? पैरोटिड, सबलिंगुअल और मैक्सिलरी, अर्थात कितने प्रकार? 3 प्रकार, 3 जोड़ी में उपस्थित होती हैं। किसका स्राव करती है भाई? तो लार का स्राव करती हैं। किसका स्राव करती हैं? तो लार का स्राव करती हैं। और लार में कौन सा एंजाइम? तो टाइलिन नामक एंजाइम। किसका पाचन? स्टार्च का पाचन। यहां तक बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं, आपको बहुत बेहतर एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इतने में सारी चीजें आपकी कवर हो जाती हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने दांत खत्म किया, उसके बाद लार ग्रंथियां खत्म की। अब बात आती है स्टमक की, अमाशय की। अमाशय के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, जान जाते हैं अमाशय क्या होता है। इसके बाद उसके कार्यों के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, है ना। कंफर्म रहिए, याद रख लीजिए, क्लास में एक बार पढ़िए, पेन डाउन करते रहिए, खास करके याद भी कर लीजिए उसी में, उतने ही में ही आपको ज्यादा एफर्ट न करना पड़े। 20 मार्क्स भाई चाहे जैसे मिल जाएंगे आपको, अगर आप थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हुए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं तो पक्का है कि 90% पार ही होंगे, इधर आसपास नहीं रुकेंगे। आगे बढ़ते हैं, स्टमक के बारे में बात करते हैं। स्टमक की संरचना ड्रा करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मानव मुख के बारे में से आगे बढ़ता हूँ। देखिए, आपको ऐसे बनाया गया था, आप भी मेरे साथ, मैंने कहा कि आप किसी फिगर को 1 बार 2 बार 3 बार बनाते हैं तो फिगर पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, जैसे मेरा क्लियर हो गया।
यहां से नीचे की तरफ एक बैग लाइक स्ट्रक्चर स्टमक का होता है, थैलीनुमा संरचना होती है, ये संरचना है। आगे नहीं बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। अभी हमको स्टमक के बारे में पढ़ना है। खास करके ध्यान देंगे, अगर हम यहां से इस संरचना को यहां बना दें तो थोड़ा सा डार्क में समझ लीजिए कि भाई जो स्टमक होता है ये नीचे की तरफ ऐसे ऐसे एक बैग लाइक अर्थात थैलीनुमा संरचना धारण करता है। ये ऊपर हमारे माउथ से जुड़ा होता है, माउथ से भोजन सीधे कहां आता है, स्टमक। बीच वाले पोर्शन को इसलिए नहीं पढ़ाया है क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से बहुत कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आपके स्टमक से पूछा जाता है। तो स्टमक जो होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और डायाफ्राम के ऊपर कि नीचे होता है। अब ध्यान रखिएगा, डायाफ्राम जो होता है, हमारे जो रिब्स हैं, हमारे जो पसलियां हैं, उसके ठीक नीचे वाला पोर्शन जो होता है वह एब्डोमेन पेट वाला रीजन होता है, ऊपर जो डायाफ्राम होता है। तो ठीक उसी के जस्ट नीचे हमारे बाएं साइड पे हमारा स्टमक उपस्थित होता है। बैग लाइक स्ट्रक्चर थैलीनुमा संरचना होती है। अगर हम भागों की बात करें तो मुख्यतः इसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? मुख्यतः 4 भाग होते हैं। जो पहला भाग होता है ये कहलाता है कार्डियक, दूसरा भाग फंडस, तीसरा भाग पाइलोरिक, और ये जो होती है बॉडी होती है। फिर से समझ लीजिए, मैंने इस बार नहीं लिखा क्योंकि आप 1 बार 2 बार मेरे साथ बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? पहले का नाम है क्या, आप बताइए। पहले का नाम बताया क्या? इसका नाम है कार्डियक, कार्डियक। दूसरे का फंडस, और तीसरे का नाम यहां बताया गया आपको पाइलोरिक, और चौथे का नाम बॉडी। बातें क्लियर है? आप फिर से बताइए, स्टमक के बारे में आपको समझ में आ रहा है? स्टमक हमारे एब्डोमेन के ठीक नीचे, डायाफ्राम के ठीक नीचे बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये हमारे माउथ और फूड पाइप से जुड़ा होता है। अर्थात माउथ से जब भोजन को चर्म कर लिया, चबा दिया जाता है, उसमें टाइलिन को मिक्स कर दिया जाता है तो उसे स्टमक के पास भेज दिया जाता है। और स्टमक जो होता है यह फूड मटेरियल्स को, है ना, फूड मटेरियल्स को 3 से 4 घंटे, कितने घंटे? 3 से 4 घंटे अपने पास रखता है। और क्या क्या करता है समझिए इस बात को। 3 से 4 घंटे भोजन इसके अंदर रहता है और यह भोजन का आंशिक पाचन करता है। अगर आप पेन लिए हैं, कॉपी लिए हैं तो कहीं नोट कर लीजिएगा। इसके भागों के नाम कंपलसरी याद रखना है, इसका कार्य कंपलसरी याद रखना है, बहुत जरूरी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्टमक। तो आप ध्यान रखिएगा, 4 भाग कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक और बॉडी। काम क्या कर रहा है? भोजन को 3 से 4 घंटे तक अपने पास रखता है, आंशिक पाचन करता है। कैसा पाचन करता है? आप ध्यान रखिएगा, कार्य भी आगे के लेके चलते हैं। आंशिक पाचन करता है, आंशिक पाचन, भोजन का आंशिक पाचन कंप्लीट करता है। कितने घंटे? 3 से 4 घंटे लगता है भोजन का आंशिक। अच्छा, आंशिक क्या होता है और पूर्ण क्या होता है? दोनों चीजें को एक साथ समझिए। आंशिक का मतलब होता, पहले पूर्ण समझ लीजिए। पूर्ण का मतलब होता है पूर्ण रूप से खत्म हो जाए कोई भी। आंशिक का मतलब कि अर्ध हो, मतलब आधा हो, पूर्ण रूप से खत्म न हो। अर्थात आंशिक का मतलब होता है कि आधा या आधा से थोड़ा अधिक जो पाचन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। कहां पे कंप्लीट होता है? हमारे स्टमक में, आमाशय में खत्म हो जाता है। आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भागों के नाम और उसके जो इंपॉर्टेंस वर्क है उसके बारे में समझ लीजिए। फंडस इसका सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए होता है क्योंकि यहां पे ढेर सारी ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं, और ये ग्लैंड्स अर्थात ग्रंथियां कहलाती हैं जठर ग्रंथियां। मैं इसको इरेज कर देता हूं, बीच में ये डिस्टर्ब कर रहा है। इसमें होती हैं जठर ग्रंथियां। अब आप कहेंगे सर जठर ग्रंथियां क्या होती हैं? जठर ग्रंथियां जो होती हैं कुछ पाचक हार्मोन्स का, कुछ एंजाइम का स्राव करती हैं, और उस एंजाइम को हम कहते हैं, इसी के नाम से जानते हैं, जठर रस।
क्या कहते हैं? जठर रस कहते हैं। नाम तो बहुत बेहतरीन ढंग से आपको याद हो जाएगा भाई। जठर ग्रंथियां हैं तो कौन सा रस सिक्रीट कर रही है, उत्पन्न कर रही है? जठर रस। लेकिन जो अब बताने जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जठर रस में मुख्यतः एंजाइम पाए जाते हैं। मुख्यतः 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम? एक HCl, पूरा नाम आप जानते हैं, क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। दूसरा जो होता है वह पेप्सिन होता है, पेप्सिन होता है। और तीसरा जो होता है वो लाइपेज होता है, लाइपेज होता है। हिंदी में लिखिएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और लाइपेज। अगर हम याद मिस हो जाता है, स्किप हो जाता है दिमाग से, तो आप एक फार्मूले के रूप में रख सकते हैं HPl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और क्या पी से? आप बताइए। पी से पेप्सिन और L से लाइपेज। HPl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और लाइपेज। अभी कार्य भी याद रख लीजिए। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। भोजन हमारे स्टमक में आता है, कितने घंटे रहता है बाबू? 3 से 4 घंटे रहता है। 3 से 4 घंटे में आंशिक पाचन होता है। कैसा पाचन होता है? आंशिक पाचन होता है भोजन का। इसके फंडस भाग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत असंख्य मात्रा में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे कुछ रस निकलता है। कौन सा रस? उसी के नाम का रस निकलता है, जिसका नाम है जठर रस। जठर रस जो होता है उसमें 3 एंजाइम होते हैं। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं कि जठर ग्रंथियों से कौन सा रस? जठर रस। जठर रस में मुख्यतः 3 एंजाइम, जल 3 से 4 एंजाइम के आसपास है। खास करके 3 ये हाईलाइट में है, इनके कार्य याद रखिएगा। जल भी होता है। HCl के बारे में समझिए, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य पूछता रहता है तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई HCl कहां से आ गया। तो जठर रस में HCl की मात्रा जो होती है नियर अबाउट 4 से 5 0.4 to 5% के आसपास होती है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, मैंने इसको कहीं नहीं बताया है कि 0.4 से 0.5 के आसपास HCl की मात्रा होती है जठर रस में। खास करके कार्य याद रखना है कि ये पहला काम क्या करता है। पहला काम क्या करता है भाई, आप समझिए। हमारे मुख से एक एंजाइम आ रही थी जिसका नाम क्या था? टाइलिन। क्या नाम था? टाइलिन था, जो लार में उपस्थित थी। लार जब हमारे स्टमक में आती है तो स्टमक कहता भाई आप अब मेरे घर में आ गए हैं, आपका काम खत्म। अर्थात मेहमान की तरह रखवाली करता है। इसके कार्यों को क्या कर देता है? रोक देता है, निष्क्रिय कर देता है। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि निष्क्रिय कर देता है या रोक देता है और अपने कार्य को शुरू करता है। तो पहला कार्य तो ये हो गया कि टाइलिन के कार्यों को क्या कर देता है? रोक देता है, निष्क्रिय कर देता है। दूसरा, हमारे भोजन के साथ बहुत सारे हाथ में लगे हुए जीवाणु, भोजन में उपस्थित, जल में उपस्थित जीवाणु और रोगाणु हमारे सीधे पेट में चले जाते हैं। तो उसे क्या कर देता है? HCl मार देता है। अर्थात पूरी तरह से उनका खेल खत्म। पाचन स्टार्ट होता है, टाइलिन का कार्य खत्म करता है, जीवाणु या रोगाणुओं को मार देता है। एक और छोटी सी पॉइंट है, उसको याद रखिएगा कि ये भोजन को सड़ने से भी बचाता है। अर्थात 3 काम हो गए, तीनों को याद रखिए। टाइलिन का काम खत्म करता है, जीवाणुओं और रोगाणुओं को मार देता है, और क्या करता है? भोजन को सड़ने से रोकता है। ये काम हो गए आपके HCl के। अब बात आती है पेप्सिन की। पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? मैं यहां लिख देता हूं, प्रोटीन का। प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को तोड़ता है। जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन है उन्हें तोड़ता है और उन्हें प्रोटीएज और पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करता है। अर्थात प्रोटीएज, एक मिनट ध्यान से रुक जाइए, प्रोटीएज सही है, प्रोटीएज और पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करता है। और किस में कन्वर्ट करता है? पेप्टॉन्स, अर्थात प्रोटीएज और पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करता है। फिर से ध्यान रखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था
और आप उसको सिंपल बनाइए कि पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है बाबू? प्रोटीन का पाचन करता है। और किसमें कन्वर्ट करता है? प्रोटीएज और पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर देता है। दोनों के कार्य आप एकदम पूरी तरह से याद रखिएगा। एक HCl का कार्य बताया गया, दूसरा पेप्सिन का कार्य बताया गया। तीसरा L अर्थात लाइपेज। लाइपेज का कार्य भी समझ लीजिए। लाइपेज जो होता है वह वसा का पाचन करता है। इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। मैं HPL को मिटा के उसके सामने उसका वर्क लिख देता हूं। आप अपने तरीके से इसको कहीं नोट करके याद कर लीजिएगा कि ये फार्मूला होता है HPL अर्थात लाइपेज। लाइपेज का काम होता है वसा का पाचन करना, अर्थात वसा का पाचन करना। वंस अगेन रिकॉल कर लेते हैं सारी चीजों को और कंफर्म कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने माउथ को खत्म किया था। माउथ को बताया गया कि बक्कल कैविटी, उसमें 16 दोनों तरफ जबड़ों में दांत, उसका डेंटल फार्मूला। इसके अलावा आपको बताया क्या गया कि मानो मुख के अंदर लार ग्रंथियां होती हैं जिनमें कौन सा एंजाइम था? टायलिन नामक एंजाइम। आज आपको बताया गया स्टमक के बारे में, दांतों के कार्यों के बारे में बताया गया था स्टार्टिंग पॉइंट में, है ना। फिर उसके बाद इसके बारे में बताया गया स्टमक के बारे में कि स्टमक के जो रीजन होते हैं, उसके पार्ट होते हैं, 4 होते हैं। पहला होता है कार्डियक, दूसरा फंडस, तीसरा होता है पाइलोरिक और चौथा होता है बॉडी, मतलब सेशांत इसे कहते हैं। कार्य समझ लीजिए कि भोजन 3 से 4 घंटे रहता है। फंडस भाग में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, फंडस भाग में क्या होती हैं? जठर ग्रंथियां होती हैं, जिससे उन्हीं के नाम का रस निकलता है। नाम बताइए? जठर रस। जठर रस में कितने एंजाइम? 3 एंजाइम, एक HCl, दूसरा पेप्सिन और तीसरा लाइपेज। हम लोगों ने फार्मूले के रूप में इसको लिखा था, तीनों को हमने लिखा था HPL अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और लाइपेज। इस बात को ध्यान रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछता है कि भाई क्या क्या काम करता है, तो पहले टायलिन को निष्क्रिय कर देता है, जीवाणुओं को मारता है, भोजन को सड़ने से रोकता है, अर्थात मैक्सिमम बहुत सारे कार्य हमारा HCl करता है। पेप्सिन क्या काम करता है? पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है प्रोटीएज और पेप्टॉन्स में, प्रोटीएज और पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करता है। और लास्ट था लाइपेज। लाइपेज वसा का पाचन करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा बेहतर ढंग से। 2 महीने में जो आपके 1.5 से 2 महीने आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके फ्यूचर के व्यू से गोल्डन टाइम्स कहे जा सकते हैं। तो बेहतरीन ढंग से लगिए, पूरी ऊर्जा के साथ, सारी चीजों को निगलेक्ट करते हुए पूरी तरह से अपने कैरियर पे फोकस करिए। एग्जाम में तोड़ फोड़ दीजिए, एकदम पूरी बेहतरीन ढंग से परफॉर्मेंस करके आइए और 90% के पार करके दिखाइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।